बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के मैंने चेक करके और क्लासरूम में रिज़ल्ट अपलोड कर दिए हैं। हाउएवर रिज़ल्ट कोई ऐसे नहीं है जो आप लोगों के लिए बाइस फ़ख्र हो, क्योंकि सिवाय एक स्टूडेंट के कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं ले सका। ये सॉल्यूशन भी मैंने ग्रुप में अपलोड किया है। आप लोग उस क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को ज़रा जायज़ा लें, स्टडी करें और नेक्स्ट 10 मिनट्स जो है ना आप लोग इस सॉल्यूशन को देखें। ग्रुप में आपके पास अपलोडेड है, तो सॉल्यूशन को देखें, अपने सॉल्यूशन को देखें और जब ये पूरा सॉल्यूशन देख लें उसके बाद आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही। क्योंकि हम आगे तो चलते जा रहे हैं लेकिन पिछले टॉपिक्स जो हैं उनमें आपको चीज़ें समझ तो काफ़ी सारी आई हैं, ये तो मुझे आइडिया हुआ है कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं, लेकिन जो आप लोगों ने पेपर में सॉल्व किया है उससे ये आइडिया हो रहा है कि दो चीज़ें लैग कर रही हैं। एक तो ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की, ठीक है। तो चूंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो इस वजह से एक चीज़ तो ये लैग कर रही है कि आप टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो आपसे नहीं हुई। आप लोगों ने क्वेश्चन, ज़्यादातर लोगों के पास क्वेश्चन टाइमली सॉल्व नहीं कर सके। दूसरे, चूंकि प्रैक्टिस नहीं हुई तो इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न भी आप अपने जहन में ड्राइव नहीं कर सके और इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सके। अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपकी, बहुत सारे लोगों की ठीक थी, लेकिन टैक्स क्रेडिट्स, डिडक्शंस, इनके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे। दूसरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर उसके आंसर को देना कि उस लैंग्वेज में क्या चीज़ें हैं। मसलन एक इम्पॉर्टेंट आइटम जो हर स्टूडेंट ने गलत की, मेडिकल रीइंबर्समेंट्स, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा हुआ है, टू डाइवर्सिफाई हिज कैरियर Mr. Yusuf left employment of Best Services Private Limited, a financial sector company, to join Excellent Services Private Limited, a renowned hospital. अब आपको ये पहली लाइन में बड़ी आइडेंटिफाई हुआ है कि जो दूसरी मुलाजमत है ये किसके पास है, एक रिनोन्ड हॉस्पिटल के पास है। और आपको मैंने बताया था कि वैसे तो मेडिकल रिम्बर्समेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक हो तो एग्जेम्पशन होती है, लेकिन अगर हॉस्पिटल का अपने कोई अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता है तो उसकी सेपरेट क्लॉज है और वो एक सेपरेट क्लॉज के तहत एग्जेम्पशन है। मेडिकल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रेस्टोरेंट की एक सेपरेट क्लॉज मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने इस पहली लाइन को सही तरह नहीं पढ़ा। उसने इस लाइन को ना चेक किया कि यार इस लाइन में जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनकी भी कोई अहमियत हो सकती है। तो ये हॉस्पिटल में जब मुलाजमत कर रहा है तो उसको जितनी मेडिकल रीइंबर्समेंट है वो उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बेशक ज़्यादा भी है तो उसको एग्जेम्पशन थी, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में इसी तरह से होता है। एग्ज़ाम में इसी तरह के छोटे छोटे एरर्स हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं और फिर आपके पेपर जो है वो आपसे पास नहीं होता। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के पास सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, ग्रुप में से ज़रा उसे सॉल्यूशन को डाउनलोड करें, अपने लैपटॉप्स में देखें। और अभी 8:10 हुए, मेरे पास 8:20 तक आप लोगों के पास टाइम है। इस सॉल्यूशन को ज़रा देखें, अपने सॉल्यूशन को देखें, क्वेश्चन को देखें, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस सॉल्यूशन कि इसमें आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही।
जी स्टूडेंट्स, मैं अब इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आप लोगों को इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। To diversify his career, Mr. Yusuf left employment of Best Services Private Limited, a financial sector company, to join Excellent Services Private Limited, a renowned hospital, on September 1, 2019। ठीक है, 2 महीने उसने बेस्ट सर्विसेज वाले के पास काम किया। सितंबर 1 से उसने एक्सीलेंट वाले के पास काम शुरू कर दिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्सीलेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक रिनोन्ड हॉस्पिटल है, उसका एम्प्लॉयर एक रिनोन्ड हॉस्पिटल है। BSPL बेस्ट से उसने जो सैलरी वसूल की वो 1,40,000 थी। 1,40,000 रुपए की सैलरी डायरेक्टली उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। मेडिकल अलाउंस 10,000 रुपए का लिया, ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी से कम है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ग्रेजुटी एक ऐसे फंड से वसूल की जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अप्रूव किया होता, ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ड्राइवर सैलरी पर मंथ फॉर ड्राइविंग कार, चूंकि ऑफिशियल कार ड्राइव करने के लिए उसे ड्राइवर की सैलरी मिल रही है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल परचेज्ड बाय कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ 24 लाख रुपए, कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल उसे मिल रहा है और ये जो कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल है, ये कंपनी मेंटेन व्हीकल की कॉस्ट उसको 24 लाख रुपए उस कंपनी मेंटेन व्हीकल की कॉस्ट बताई गई है। ठीक है, जब आपके इसके यहाँ पर एंड में इंफॉर्मेशन दी गई है कि व्हीकल से पर्सनल यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद बेसिक सैलरी पर मंथ, मेडिकल रिम्बर्समेंट की लिमिट है 5 लाख रुपया। मेडिकल रिम्बर्समेंट उसको मिली है 8 लाख रुपए की। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स ने गलती की है कि वो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय था तो उसके तमाम मेडिकल रिम्बर्समेंट से एग्जाम्प्ट होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो उसको व्हीकल दिया गया है, कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल का मतलब ये है कि उसे व्हीकल की जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो कंपनी खुद ही बियर कर रही है। व्हीकल उसे कंपनी ने लीज करवा के दिया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपया थी। ठीक है, उसके बाद ESPL ने उसे एक अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉइज वेयर बाय 10% इज कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय, इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है और ये बैलेंसेज है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है, 1.5 लाख और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, वैसे भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है तो इसकी आपने वर्किंग करनी थी और आपने देखना था कि ये टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती और इंटरेस्ट की भी आपने वर्किंग करनी थी कि ये कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जाम्प्ट है। 1/3 ऑफ सैलरी और कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 16%, विच एवर इज हायर तक इसकी एग्जामेशन की लिमिट थी। एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम में उसने कहा कि October 1, 2019 पर ये एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम ऑफर हुई और ऐसे एम्प्लॉयज़ को मिली जो लास्ट 3 ईयर्स जिन्होंने कम अज काम किया। और लेकिन मिस्टर यूसुफ को स्पेशली ऑफर किए गए 5,000 राइट्स ऑफ 10 शेयर्स ईच, यानी हर राइट के बदले 10 शेयर उसको मिलने हैं। मिस्टर यूसुफ ने each however Mr. Yusuf was prohibited from transferring the shares till January 31, 2020। शेयर्स की ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन थी तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अब आपको फेयर मार्केट वैल्यू जनवरी 31, 2020 की लेनी है। Mr. Yusuf exercised 80% of the rights and paid ₹2 for each right and ₹6 for each share, while sold remaining rights for 3 each। यानी उसने 80% ऑफ राइट एक्सरसाइज किए, इसका मतलब है 20% राइट उसने सेल कर दिए। 5,000 का 20% बनते हैं 1,000 राइट। ठीक है, राइट खरीदने के कितने पैसे हैं? 2 रुपए पर राइट, और उसने बेचे कितने के? 3 रुपए पर राइट के हिसाब से। इसका मतलब है 1 रुपया पर राइट उसको मुनाफा हुआ है तो 1,000 रुपये उसकी सैलरी में ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आप सोल्यूशन में देखेंगे तो इसी तरह से आपको नजर आएगा। एक बार सोल्यूशन में आपको दिखाता हूँ। 20% मल्टीप्लाई बाय 3 - 2, 1,000 रुपये उसकी सैलरी का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद राइट के लिए इंफॉर्मेशन दी है। इनकी फेयर मार्केट वैल्यू अक्टूबर 31 पे कितनी है, जनवरी 31 पे कितनी है।
ये भी आप लोगों के क्वेश्चंस जो है ना, मैं एक दफ़ा बाद में एक ही दफ़ा आंसर करता हूँ। पहले मैं एक दफ़ा पूरा सोल्यूशन बता दूँ, फिर आपके बारी बारी क्वेश्चंस आंसर करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ राइट। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ राइट किस डेट की लेनी थी? जनवरी 31। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स लेनी थी जनवरी 31 2020 की। फेयर वैल्यू ऑफ राइट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि राइट की वैल्यूएशन का कोई जिक्र नहीं है। राइट को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट हमें चाहिए थी जो ऊपर आ चुकी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स जो थी वो 16 रुपए थी। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना था? सोल्यूशन में आप देखें, आपके पास शेयर्स कितने हैं? 5,000 राइट थे, 80% राइट आपने एक्सरसाइज किए। इसका मतलब है 4,000 राइट एक्सरसाइज किए। 4,000 राइट, एक राइट के बदले में 10 शेयर मिलने थे। टोटल आपको 40,000 शेयर्स मिल गए। ठीक है। शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए का एक शेयर आपको मिल रहा है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 240,000। राइट 4,000 राइट आपको मिल रहे हैं, तो 2 रुपए का एक राइट है। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 8,000 रुपए। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई शेयर्स की भी और राइट की भी, जो आपने राइट एक्सरसाइज की है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 6,40,000 रुपए। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 16 जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है, तो 6,40,000 माइनस 240,000 माइनस 8,000, 3,92,000 रुपए। ये आपकी एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम में आपकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। फिर लोन है, 2 मिलियन का लोन उसने लिया था, और ईएसपीएल की पॉलिसी है कि 3 ईयर का लोन देता है, 8% इंटरेस्ट चार्ज करता है। प्रिंसिपल इज रीपेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी इसकी जो रीपेमेंट है वो पूरा साल बाद स्टार्ट होगी। तो लोन जनवरी 2020 में मिला है, तो इसका मतलब है 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है। अब देखें इंटरेस्ट के ऊपर वर्किंग किस तरह से होगी। 2 मिलियन का लोन है, 10% बेंचमार्क रेट है, तो 2 लाख का बन गया। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो बेंचमार्क रेट पे इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपया। एम्प्लॉयर ने चार्ज किया 2 लाख, 2 मिलियन के ऊपर 8% जो बनकर 8,60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 80,000 रुपये। 1 लाख में से 80,000 रुपये माइनस करें, तो 20,000 रुपये उसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनने चाहिए। ये नेक्स्ट है सेल्फ हायरिंग का केस है। मिस्टर यूसुफ लिव्स इन हिज ओन हाउस, हाउएवर ही हैज एन अरेंजमेंट विद ईएसपीएल, whereby ESPL has taken his house on a monthly rent of 80,000 रुपए per month, which is 5,000 less than fair market rent, and provided the same house to Mr. Yusuf for accommodation. ठीक है। मिस्टर यूसुफ ने अपना घर लिया है और अपना ही घर किराए पर लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन लेनी है। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन के लिए आप मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे? 85,000 पर मंथ। ठीक है। अब ये वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, तो विच ये 85,000 हमने लिया और 8,50,000 रुपए उसकी सैलरी का हिस्सा बना। इसका दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मैंने नीचे वर्कआउट की है, और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो 80,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10, तो 8 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी उसकी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स अलग कैलकुलेट कर रहे हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी पे अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर कहता है मिस्टर यूसुफ परचेज 50,000 न्यू शेयर्स of rupees 10 each offered by Premier Limited, a company listed on all stock exchange Pakistan for raising new capital। जब आप नए शेयर्स किसी लिस्टेड कंपनी में लेंगे सॉरी, जब आप नए शेयर्स किसी लिस्टेड कंपनी में लेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। तो ये टैक्स क्रेडिट आपने कैलकुलेट करना था। इसका एक फार्मूला है, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी का फार्मूला। इससे आपने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना था। फिर बी एस पी एल डिडक्टेड टैक्स 50,000 रुपए का उसने टैक्स काटा है। ई एस पी एल ने 2.5 लाख रुपए का टैक्स काटा, तो इसका भी आपने टैक्स क्रेडिट आखिर में लाइबिलिटी के अगेंस्ट कैलकुलेट करना था। ये जरा क्रेडिट देख लें कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। टैक्स लाइबिलिटी जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टैक्स लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट की सैलरी इनकम के ऊपर। इसमें से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये फार्मूले में एक मैंने छोटा सा एरर कर दिया। ये होना चाहिए था 3483।
और यहाँ की फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी, ये फिगर में एरर हो गया। लेकिन इससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि रिजल्ट में 5 लाख रुपए ही लेने थे, तो टैक्स क्रेडिट आना था 52688। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करनी थी आपने इसके ऊपर। इसी तरह चैरिटेबल डोनेशन उसने की है, उस चैरिटेबल डोनेशन के ऊपर भी आपने टैक्स कैलकुलेशन करनी थी, चैरिटेबल डोनेशन के ऊपर। रेंट के ऊपर जो टैक्स कट गया था उसको भी टैक्स क्रेडिट लेना था। जैसे ये रेंट है ना, 40,000 रुपए की, इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रही थी, तो ये आखिर में जो टैक्स आपके कटे हुए थे, 3 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने काटा, 15,000 रुपए रेंट ने काटा, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में से ये सारे टैक्स क्रेडिट माइनस करके आपके पास टैक्स पेएबल या रिफंडेबल आता था। और यूं आपके पास तमाम क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स है। इसमें आखिर में एक चीज़ थी, मिस्टर यूसुफ सोल्ड अ पेंटिंग और 7 लाख रुपए जो उसने 2013 में खरीदी थी, 5 लाख रुपए की, ये ज्यादा था, स्टूडेंट्स ने ठीक किया है। 2 लाख रुपए इसका गेन बनता है, लेकिन 2 लाख में से चूंकि 1 साल से ज्यादा का है, तो इसका 25% गेन जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होना था, और 1.5 लाख रुपए के गेन के ऊपर टैक्स लगा था। अब ये देखें, ये सोल्यूशन है आप लोगों के पास और ये क्वेश्चन है। अब आप लोग अपने कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछें, मैं आपके चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन है वो आंसर कर देता हूँ। असद ने क्वेश्चन पूछा है, सर कंपनी की दो मेडिकल कंपनी टू की मेडिकल एग्जाम क्यों है? ये मैंने अभी बताया था कि कंपनी की मेडिकल एग्जाम इसलिए है क्योंकि हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जब अपने एम्प्लॉयज को कोई रिम्बर्समेंट देता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉयज को अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी देता है, दो अलग अलग क्लॉजेज है लॉ में। एक क्लॉज कहती है कि मेडिकल रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई मेडिकल अलाउंस ना हो और मेडिकल रीइंबर्समेंट विद इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। लेकिन एक और एग्जेम्पशन है जो सिर्फ हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज को है, और वो फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। सरोज का क्वेश्चन ये है कि राइट एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? राइट एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि राइट जो है वो आपने कन्वर्ट किया उसे शेयर्स के अंदर। असद आपका क्वेश्चन ये है कि पहली इसमें मेडिकल एग्जाम क्यों है? क्यों? मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस एग्जाम होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो पहला एम्प्लॉयर कोई मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं दे रहा था, वो सिर्फ मेडिकल अलाउंस दे रहा था उसको। तो इसलिए आप पहला एम्प्लॉयर देखें, वो मेडिकल अलाउंस दे रहा था, इसलिए उसको वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। किसी के कोई क्वेश्चंस है इसके अंदर तो पूछ लें। ओके, मैं अभी इसको लॉग आउट करके तो दोबारा आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ, फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप इस सोल्यूशन को दोबारा देखिएगा, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो फिर मुझसे नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछ लीजिएगा। मैं भी लॉग आउट करके तो दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ।